हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक टेक्नो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू क्लास 9 साइंस। हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टिश्यू होता क्या है? टिश्यू a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। एक ग्रुप ऑफ सेल जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल जो स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं और एक साथ काम करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए एक साथ काम करते हैं, वो टिश्यू होते हैं। मतलब एक फंक्शन को करने के लिए वो सभी एक साथ काम करते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, तो उसी को हम कहते हैं टिश्यू। प्लांट आर स्टेशनरी और फिर दे डू नॉट मूव। जो प्लांट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करते। दे हैव टू बी अपराइट, उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा रहना पड़ता है, धूप बारिश सब झेलना पड़ता है, तो इसलिए उनके पास सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली है डेड सेल। सपोर्टिव टिश्यू में डेड सेल होते हैं, मतलब वो मरे हुए सेल होते हैं, जिंदा नहीं होते। एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। जो सपोर्टिव एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है फूड की खोज में, तो उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है प्लांट के कंपैरिजन से, क्योंकि प्लांट को तो खड़ा रहना पड़ता है, तो उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो इसके लिए सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। लेकिन एनिमल को एनर्जी की जरूरत होती है ना। द मोस्ट सेल दे कंटेन आर लिविंग सेल, इसलिए उनके अंदर ज्यादा डेड सेल नहीं होते, उनके अंदर लिविंग सेल ही होते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट ओकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो प्लांट में ग्रोथ होती है ना, वो कुछ ही इलाकों में होती है, मतलब उसके स्पेसिफिक रीजन में होती है। ये नहीं है कि उसके सभी रीजन एक साथ उगते हैं, नहीं, कुछ रीजन बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू के कारण, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। मतलब जो उनके अंदर ग्रोथ होती है ना, वो कुछ ही पार्ट्स में होती है और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है। जिन जिन पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उस पार्ट में ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हम आगे इन्हीं को जानेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द रूट्स एंड द स्टेम्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट। जो ये एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ना, ये प्लांट्स की ग्रोइंग टिप्स में होते हैं। मतलब जहां जहां प्लांट्स की टिप्स होती है ना, जहां पे वो ग्रो हो रही होती है, वहां पे एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। मतलब जैसे कि ये रूट्स और स्टेम्स की टिप्स में होते हैं। रूट्स और स्टेम्स की टिप्स से मतलब उनके अपर पार्ट में वहां होते हैं, और वहां पे रूट्स और स्टेम्स की हाइट इंक्रीज करते हैं। और जो गर्थ ऑफ एंड स्टेम इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। जो जो चौड़ाई है ना, मतलब एपिकल मेरिस्टेम तो हाइट बढ़ाती है, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम विड्थ बढ़ाती है। मतलब वो कितना मोटे होंगे ना, ये लेटरल मेरिस्टेम डिसाइड करता है ना। ये रूट्स और स्टेम्स में होते हैं। Intercalary meristem is seen in some parts, is located near the node। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो प्लांट्स की नोड में होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ब्रांचेस ऑफ प्लांट। मतलब जो इंटरकैलरी है वो ब्रांच में होता है, मतलब वो बीच में होता है, वो बीच में होता है। एपिकल मेरिस्टेम तो टिप्स में होता है, ग्रोइंग टिप्स में होता है, रूट्स और स्टेम्स की। लेकिन जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये ब्रांचेस में होता है ऑफ प्लांट की। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। जो सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये बहुत एक्टिव होते हैं, इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियर। Cells of merismatic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose and prominent nucleus। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, और उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोस होता है और एक न्यूक्लियस होता है। दे लैक वैक्यूल्स, उनके अंदर वैक्यूल्स की कमी होती है, क्योंकि जो वैक्यूल्स होते हैं
वो फूड स्टोर करने में मदद करते हैं। और जो मैग्नेटिक टिश्यू है उनके अंदर तो फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही वो फूड स्टोर करते हैं, इसलिए उनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। द सेल फॉर्म बाय मैग्नेटिक टिश्यू टेक अप ए स्पेसिफिक रोल टू डिवाइड। टिश्यू के द्वारा बनाए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं। वो अपनी जो डिवाइड करने की एबिलिटी है, मतलब जो उनकी ग्रोथ एबिलिटी है उसको डिवाइड, और जो डिवाइड करने की एबिलिटी है उसको रोक देते हैं। मतलब अब वो एक फिक्स साइज ले लेते हैं और फिक्स शेप ले लेते हैं, और फिर वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं, जिसके एज ए रिजल्ट दे फॉर्म में परमानेंट टिश्यू, और फिर उनकी एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है, क्योंकि उनका एक परमानेंट शेप बन जाता है और वो एक फंक्शन भी करने लग जाते हैं परमानेंट, तो इसलिए उनका नाम परमानेंट टिश्यू ही हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए फिक्स शेप साइज एंड एक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और जिस प्रोसेस से वो फिक्स शेप साइज और एक्शन लेते हैं उसी को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप फिक्स शेप साइज और एक्शन, जो प्रोसेस टेकिंग फिक्स शेप साइज और एक्शन लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। परमानेंट टिश्यू आर प्रेजेंट ए फ्यू लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है उसके कुछ लेयर नीचे ही परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो हम पढ़ रहे थे वो कुछ लेयर नीचे होते हैं एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस होती है जो आउटर कवरिंग होती है, उसके नीचे होते हैं। जैसे हमारी स्किन के प्लांट्स में एपिडर्मिस होता है जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट्स की, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यू उन्हीं एपिडर्मिस के थोड़ा नीचे होता है। पेरेंकाइमा है ना, वो मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यू। पेरेंकाइमा मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यू। पेरेंकाइमा टिश्यू जनरली स्टोर फूड। जो पेरेंकाइमा टिश्यू है वो आमतौर पे स्टोर करता है फूड को। इन सम सिचुएशन, किसी किसी सिचुएशन में इसके अंदर क्लोरोफिल भी होती है और वो फोटोसिंथेसिस करता है, और तब इसको क्लोरेंकाइमा कहते हैं। सबसे कॉमन जो परमानेंट टिश्यू है उसका नाम है पेरेंकाइमा, और पेरेंकाइमा आमतौर पे स्टोर फूड करता है, फूड को वो स्टोर करता है। कभी कभी ये क्लोरोफिल भी रख लेता है। क्लोरोफिल क्या होता है, जिससे कि प्लांट अपना भोजन बनाते हैं उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। और वो, और जिस प्रक्रिया से वो अपना भोजन बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो किसी किसी सिचुएशन में ये क्लोरोफिल भी कर रखता है, और उससे क्लोरोफिल से वो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब प्लांट अपना भोजन बनाते हैं उसी क्लोरोफिल से, और तब ये क्लोरेंकाइमा कहलाता है। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट। एक्वेटिक प्लांट में जो जलीय प्लांट है, मतलब जो पानी के अंदर होते हैं प्लांट, उनके अंदर बड़ी बड़ी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं पेरेंकाइमा में। मतलब बड़े बड़े एयर के गैस प्रेजेंट होते हैं एयर पेरेंकाइमा में, जिससे कि वो उनको पानी में तैरने में मदद करती हैं। वो एयर कैविटी उनको पानी में तैरने में मदद करती है, और वो एरेनकाइमा कहलाते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट। बहुत ज्यादा एयर कैविटी प्रेजेंट होती है पेरेंकाइमा में, और किसी को हम एरेनकाइमा कहते हैं। और जो ये लार्ज एयर कैविटीज हैं ये उनको फ्लोट करने में मदद करती हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब प्लांट से कुछ कुछ पार्ट मुड़ जाते हैं ना, जैसे स्टेम होता है वो जल्दी टूटते नहीं और मुड़ जाते हैं आराम से, तो वो एक अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू होता है जिसका नाम है कोलेनकाइमा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक स्टेम ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग। जैसे कि जो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट में, कोलेनकाइमा के अंदर होती है। ये किसी प्लांट के वेरियस पार्ट को आराम से मुड़ने देती है और उनको टूटने नहीं देती। और ये जैसे कि जो बेल होती है उनकी स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, और ये उसको आराम से मुड़ने देती है, टूटने नहीं देती। इट अलाउज इज आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। द सेल्स ऑफ दिस प्लांट आर लिविंग। जो सेल्स होते हैं इस प्लांट के वो लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं एंड इरेगुलर होते हैं, थिकन एट द कॉर्नर्स। जो सेल होते हैं इस प्लांट के वो जिंदा होते हैं, इलोंग लंबे होते हैं, और कहीं कहीं कॉर्नर्स में ये मोटे होते हैं। कॉर्नर्स में ये कहीं ज्यादा मोटे हो जाते हैं, कहीं पतले हो जाते हैं, मतलब मोटे होते हैं ज्यादातर। देयर इज ए वेरी लिटल इंटरसेल्युलर स्पेस। इनके अंदर बहुत ही छोटा सा, बहुत कम स्पेस होता है इनके सेल्स के बीच में। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. दूसरे टाइप का परमानेंट टिश्यू है sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard. ये वो टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। sclerenchyma एक दूसरे टाइप का परमानेंट टिश्यू है, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। जो कोकोनट की हस्क है, जो कोकोनट का ऊपर वाला बाउंड्री है, मतलब ऊपर जो हार्ड हार्ड मटेरियल है वो sclerenchymatous टिश्यू से ही बनता है। जो हस्क है कोकोनट की वो बना होता है sclerenchymatous टिश्यू से ही बना होता है। The epidermis is usually made up of a single layer of cell. जो एपिडर्मिस होती है, मतलब जो प्लांट के आउटर कवरिंग होती है, वो ज्यादातर तो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है उसके ऊपर। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में भी थिकर। लेकिन कहीं कहीं जो प्लांट होते हैं जो सूखे हैबिटेट में रहते हैं, मतलब जहां पर पानी की कमी होती है ना,
वहां पर जो एपिडर्मिस है वो थिकर होती है, मोटी होती है एपिडर्मिस। सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस इज क्रिटिकल। कहीं मतलब प्लांट्स में ज्यादातर जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर से बनी होते हैं, लेकिन वो plant जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहां पे प्लांट्स की एपिडर्मिस बहुत सारी थिकर होते हैं, थोड़ी मोटी होती है। इसलिए मोटी होती है क्योंकि जितनी ज्यादा मोटी होगी उतना ही उनके अंदर से पानी कम निकलेगा, और पानी उनके अंदर से वेस्ट होगा तो इससे क्या होगा, पानी बच जाएगा। तो ये द एपिडर्मिस में भी थिकर एपिडर्मिस जो मोटी होती है, ताकि वो पानी को बचा सके लॉस होने से। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं आउटर कवरिंग ऑफ लीफ की, मतलब जो एपिडर्मिस, लीफ के एपिडर्मिस में जो छोटे छोटे पोर्स छेद होते हैं उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल। जो स्टोमेटा है वो दो किडनी शेप सेल की तरह से कवर होता है, मतलब दो किडनी शेप सेल होते हैं जिन्होंने उस स्टोमेटा को घेर रखा होता है, और उन्हीं को हम गार्ड सेल कहते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद एटमॉस्फेयर। जो ये हैं, ये स्टोमेटा हैं, ये इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि ये गैस जो एटमॉस्फेयर में गैस को एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ये किसके कारण होता है, जो लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसी के अंदर प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाता है। और इस प्रोसेस ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, और ये ट्रांसपीरेशन भी करते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आल्सो टेक प्लेस। मतलब ये गैसेस तो एक्सचेंज करते ही करते हैं, और जो वेस्ट पानी होता है ना, जो वेस्ट वाटर होता है, वो भी इनकी लीव्स के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर जाता है। मतलब जो रूट जब ज्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जो ज्यादा पानी बचता है वो स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और ये सब स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। एपिडर्मल सेल ऑफ द roots whose function is water absorption commonly bear a long hair-like part that totally increase the total surface absorption surface area। जो बाहर वाले सेल होते हैं रूट्स के, मतलब जो रूट्स की कवरिंग, आउटर कवरिंग होती है सेल की, जिनका काम क्या होता है, वाटर को ऑब्जॉर्व करना होता है, वो आमतौर पे एक, उनके अंदर लंबे लंबे हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं। जो रूट्स हैं उसकी जो एपिडर्मल सेल पे लंबे लंबे हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, और वो उनका एरिया बढ़ा देते हैं। मतलब जो लंबे लंबे हेयर हैं वो उस रूट्स का एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे कि जब एरिया बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी अब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स whose function is water absorption है, commonly bear a long, के अंदर लंबे लंबे बाल होते हैं, बाल जैसे पार्ट होते हैं जो टोटली इंक्रीज कर देते हैं टोटल एब्जॉर्बन सरफेस एरिया। मतलब उनका सरफेस ज्यादा कर देते हैं जिससे कि वो ज्यादा पानी अब्जॉर्ब कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो अभी तक हम जितने भी टिश्यू पढ़ रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू थे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे, जितने भी टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे वो सिंपल टिश्यू थे। सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो मतलब एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। मतलब जितने भी वो टिश्यू जो एक टाइप के सेल से बने होते हैं वो सिंपल टिश्यू होते हैं। मतलब उनमें केवल एक ही टाइप के सेल्स होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो हम पढ़ने वाले हैं वो होते हैं, वो मोर मतलब एक या एक से, मतलब एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं। उनमें केवल एक टाइप के सेल नहीं होते, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा प्रकार के सेल से वो बने होते हैं। ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। और ये सभी सेल ये सब एक साथ सहयोग करते हैं, एक साथ काम करते हैं कि ताकि वो एक जैसा ही काम कर सके। जाइलम और जो फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो ये जाइलम और फ्लोएम है ये ऐसे ही ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये जाइलम और फ्लोएम एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू। ये कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू इसलिए है क्योंकि ये फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम है, ये ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये फूड और वाटर कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। और ये एक वस्कुलर बंडल बनाते हैं। वस्कुलर बंडल इज अ डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लांट। जो वस्कुलर बंडल है वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लांट का। ये एक अलग फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट का जिसने उनके सर्वाइवल पॉसिबल बना रखा है। वस्कुलर बंडल ने ही उनके सर्वाइवल को पॉसिबल बना रखा है।
जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ट्रैक जो अभी ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। और ये मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन से हैं? ट्रैकीड्स, ये ट्रैकीड्स एक टाइप का सेल हो गया, वेसल दूसरे टाइप का, जाइलम तीसरे टाइप का, पेरेन्काइमा चौथे, और जाइलम फाइबर फिफ्थ। तो मतलब ये जाइलम कंसिस्ट बना होता है 5 टाइप्स ऑफ सेल से। ट्रैकीड्स एंड वेसल हैव थिक वॉल एंड मैनी आर डेड सेल व्हेन मैच्योर। जो ये ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं, के अंदर थिक वॉल्स होती हैं, मोटी वॉल्स होती हैं, और इनमें से ज्यादातर तो डेड डेड हो जाती हैं जब ये मैच्योर होती हैं। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो ये ट्रैकीड्स और वेसल हैं, ये ट्यूब वाले स्ट्रक्चर हैं। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। जो ये ट्रैकीड्स और वेसल है, ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं। ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर पानी स्टोर होता है, और पानी को ऊपर ले जाते हैं। रूट्स से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी को लीव्स तक। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और जिससे कारण दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। और जिसके कारण इन्हीं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के कारण ये पानी को सीधे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ मेनली 5 टाइप्स ऑफ सेल। और जो फ्लोएम है वो भी 5 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। पहला है शीव सेल, शीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से अदर प्लांट्स ऑफ प्लांट। जो जाइलम है वो रूट से पानी लेकर लीव्स तक पहुंचाता है, और लीव्स उसी पानी का यूज करके फूड बनाता है, और फिर उन्हीं फूड को लीव्स फ्लोएम के द्वारा अलग अलग प्लांट के पार्ट तक भेजता है। लीव्स फूड बनाता है ना प्लांट के लिए, तो उसी वो फ्लोएम के कारण ट्रांसपोर्ट कर पाता है उसी फूड को। एनिमल टिश्यू। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। ब्लड कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड देन टू लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। जो ब्लड है वो सभी बॉडी के हर पार्ट से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है, और उनको लीवर और किडनी तक ले जाता है डिस्पोजल के लिए, मतलब जिससे वो वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक सके। लीवर और किडनी तो वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकते हैं, तो ब्लड ही उनको वेस्ट मटेरियल को लीवर और किडनी तक ले जाता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। जो कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू होता है एनिमल में, जो एनिमल की बॉडी को कवर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसी को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन विद इन द बॉडी। जो एपिथेलियल है वो लगभग सारे ऑर्गन को कवर करता है। इट आल्सो फॉर्म द बैरियर टू कीप द बॉडी सिस्टम सेपरेट। मतलब ये एक बैरियर भी बना के रखता है कि जो बॉडी के सिस्टम है उनको अलग अलग रखने के लिए, कि मतलब सारे सिस्टम मिक्स ना हो जाए, इसलिए एक बैरियर बना के रखता है। कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी में आती है या हमारी बॉडी से बाहर जाती है, तो उसको एपिथेलियल लेयर को पार करना पड़ता है। एक तो एपिथेलियल लेयर को उसको पार करना ही पड़ता है। हमारी बॉडी में जो कुछ भी अगर आता है या जाता है, उसको एपिथेलियल एक एपिथेलियल लेयर को तो पार करना ही होता है। Different epithelial show different structure that correlate with their unique function. अलग अलग एपिथीलिया अलग अलग फंक्शन दिखाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर करते हैं, और जो उनका स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन पे ही डिपेंड होता है। मतलब वो जैसा काम करते हैं उनके एपिथीलिया का वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में इन सेल्स लाइनिंग for blood vessels where transportation of substance occur through a selectively permeable membrane, there is a flat kind of epithelium. This is called squamous epithelium. एग्जाम्पल के रूप में सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस होती है थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जहाँ पर भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। मतलब अगर ट्रांसपोर्ट करना है किसी भी चीज को, अगर और वहां पे पहले से ही सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन है, मतलब सेल के अंदर और बाहर कुछ जा रहा है, और वहां पे सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, और वो पहले सेल मेम्ब्रेन को पास करता है, और फिर वो एक अलग टाइप के एपिथेलियल को पास करता है, उसका नाम है स्क्वैमोस एपिथेलियम। वहां पे एक सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जो बहुत ही पतला होता है एंड फॉर्म में डेलिकेट लाइनिंग, और उसके ऊपर एक पतली सी लाइनिंग बना देता है। मतलब किसी भी चीज जब जहां पर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब कि जहां पर भी सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन भी मतलब ऐसा है कि जिसमें सेल के अंदर अगर कुछ आता है, सेल के बाहर कुछ जाता है, उसको सेल मेम्ब्रेन को ही पास करना होता है। तो जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है
वहां पे एक पतला सा स्क्वैमोस एपिथेलियम भी होता है। द लाइनिंग ऑफ माउथ इज कवर्ड विद सिंपल स्क्वैमोस, और जो माउथ की लाइनिंग है वो भी स्क्वैमोस से ही कवर होती है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम, जो हमारी बॉडी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है वो भी स्क्वैमोस एपिथेलियम से ही बनी होती है। लेकिन जो स्किन के एपिथेलियल सेल होते हैं उनकी वो बहुत ही लेयर में प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द वियर एंड टीयर। लेकिन जो ये स्किन के एपिथेलियल होते हैं ये बहुत ही मोटी मोटी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो जो नुकसान होता है, जो जैसे हमें चोट लगती है हमारे स्किन पे, तो ये एपिथेलियल सेल मोटे होते हैं जिससे कि हमारे हमारे ज्यादा अंदरूनी चोट नहीं लग पाती। जहां पर भी स्किन होती है स्किन के ऊपर भी स्क्वैमोस एपिथेलियल होते हैं, लेकिन वो जो स्क्वैमोस एपिथेलियम है वो एक लेयर में प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट, रोकने के लिए वियर एंड टीयर, सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर द एपिथेलियल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल। क्योंकि वो लेयर में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो लेयर में प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए उनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम कहते हैं। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन एंड ओकर इज एज इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट, मतलब जहां पर भी किसी चीज को एब्जॉर्ब करना हो और या फिर सिक्रीट करना हो तो वहां पे लंबे लंबे एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं को कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कहते हैं। जहां पर भी एब्जॉर्प्शन कर किसी चीज को एब्जॉर्ब करना होगा तो उसको लंबा होना पड़ेगा ना कि वहां तक पहुंचने के लिए, तो वहां पे टॉल एपिथेलियल एपिथेलियम वो होते हैं, और ये फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। दोबारा पढ़ लेते हैं, सिंस दे आर वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होकर, जहां पर भी एब्जॉर्ब करना होता है या फिर सिक्रीशन होती है, जैसा कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे कि इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में लंबे लंबे एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। जहां पर भी किसी चीज को एब्जॉर्ब करना हो या फिर सिक्रीट करना हो वहां पे लंबे लंबे एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल इन्हीं ये कॉल्यूमिनर का क्या मतलब होता है, पिलर लाइक, कॉल्यूमिनर मतलब पिलर लाइक, और ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल फैसिलिटेट करते हैं, मतलब मदद करते हैं किसी भी चीज को मूव करने में एपिथेलियल बैरियर। कहते हैं ना कि जो एपिथेलियल बैरियर बना लेता है कि ताकि कोई भी सिस्टम एक दूसरे से मिले ना, मतलब मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए एपिथेलियल बैरियर बना होता है। और अगर कोई किसी भी चीज को एपिथेलियल बैरियर के पास जाना होता है तो वो एपिथेलियल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल के कारण ही जा पाता है, लंबे लंबे होते हैं और ये इसको फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट में। In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia। जो हमारे लंग्स हैं, मतलब जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहां पे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके अंदर सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है, सीलिया वो होता है जो एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो एक हेयर जैसा बना होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। आउटर सेल सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल के सीलिया होता है, मतलब कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर सीलिया होता है, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन। मतलब जहाँ हमारे लंग्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू ही होता है लेकिन उसके अंदर सीलिया होता है, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो हेयर की जैसी प्रोजेक्शन है, मतलब वो एक हेयर जैसी प्रोजेक्शन है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल। दीस सीलिया कैन मूव, जो ये सीलिया है जो एपिथेलियल सेल के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया होता है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ये मूव कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, और इनके मूवमेंट जो ये हिलते हैं तो हमारे फेफड़ों में लंग्स में जो म्यूकस होता है इसको ये आगे की ओर पुश कर देते हैं, और इस टाइप के एपिथेलियल को कहते हैं कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज थस सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, इसलिए इनको सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया मूव कर सकता है, और सीलिया जो मूव करता है वो म्यूकस को पुश कर देता है और बाहर निकाल देता है और हमारे लंग्स को साफ कर देता है, और इसी को इसलिए हम कहते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, epithelium with cube shaped cell form the lining of the kidney and duct of salivary gland। तो ये क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ये क्यूब के शेप के सेल होते हैं, और ये लाइन बना देते हैं किडनी और स्लाइवरी ग्लैंड पर, वेयर जहां पर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। जो क्यूबाइडल एपिथेलियम है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स कभी कभी एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, कभी कभी जो ये जो एपिथेलियल टिश्यू ये इनवर्ड की ओर फोल्ड कर देते हैं, एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये एपिथेलियम टिश्यू है कभी कभी ये अंदर की ओर
अंदर की ओर फोल्ड हो जाते हैं, मतलब ये अंदर की ओर मिल जाते हैं, झुक जाते हैं, मुड़ते चले जाते हैं और फिर एक बहुत मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है जिसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। कभी कभी ये एपिथेलियम है ये मुड़ जाते हैं, ये एपिथेलियम मुड़ जाते हैं जिससे कि एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बनता है और इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। ये एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में मिले हुए होते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है। जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो लूजली स्पेस्ड होते हैं एंड एम्बेडेड होते हैं इन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में। ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है। और जो कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके अंदर एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स वो होता है, मतलब जैसा टिश्यू होगा उसका मैट्रिक्स भी वैसा ही होगा। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक लाइक फ्लूइड डेंस और रिजिड। जो मैट्रिक्स है वो मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है और पानी जैसा भी हो सकता है। जो नेचर है मैट्रिक्स का वो डिफर करता है इन द कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब जो मतलब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इनका एक मैट्रिक्स होता है, और जो ये मैट्रिक्स होता है ये किस पे डिपेंड होता है? ये मैट्रिक्स डिपेंड होता है कि वो कैसा फंक्शन करते हैं, उसी तरह का उनका मैट्रिक्स होता है। ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड का मैट्रिक्स गीला होता है। सबके अलग अलग मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू के। और ब्लड का भी एक कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि वो भी एक कनेक्ट मतलब ब्लड का भी एक मैट्रिक्स है क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इन विच जिसमें रेड ब्लड कॉर्पुलस, जिसमें आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स मिले हुए होते हैं। ब्लड का एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स मिले हुए होते हैं। द प्लाज्मा कंटेन सॉल्ट। प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट होता है, जो ये इसका मैट्रिक्स है इसके अंदर सॉल्ट होता है, नमक होता है, प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होते हैं, ब्लड फ्लूइड्स एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। क्या? ब्लड के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का जो मैट्रिक्स प्लाज्मा है वो उसके अंदर सॉल्ट होता है, प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होते हैं, ब्लड फ्लो करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को। जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह बहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक बहता है और वहां से वो ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को। ब्लड फ्लो एंड डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स, blood flows and transport food, hormones and waste material to different parts of body। ये ये ट्रांसपोर्ट करता है हॉर्मोन्स, डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन है ये दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और ये एक फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब हमारे शरीर का ढांचा बनाता है। हड्डियां हमारी ढांचा बनाती है ना, और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। इट आल्सो एंकर द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो ये बोन है ये सपोर्ट, ये जोड़े रखता है मसल्स को और ये ऑर्गन को सपोर्ट भी करता है। इट आल्सो एंकर द मसल, ये एंकर को, ये मसल्स को जोड़ता है ऑफ द बॉडी के ऑर्गन को सपोर्ट करता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन स्टेबल टिश्यू। ये एक कड़ा और मुड़ने वाला टिश्यू नहीं है, मतलब कि कड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जल्दी मुड़ता नहीं है। हमारी हड्डियां मुड़ जाती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती है ना, नहीं मुड़ती है ना, लेकिन ये हार्ड मैट्रिक्स, क्योंकि ये इसका फंक्शन हार्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मैट्रिक्स इस पे डिपेंड होगा इसके फंक्शन पे, और इसलिए इसका मैट्रिक्स भी हार्ड ही होता है। जो किससे बना होता है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, जो कैल्शियम से बना हुआ होता है। बोन सेल आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स। जो बोन सेल है वो हार्ड मैट्रिक्स में मिले हुए होते हैं, जिसको हाँ, जो बना हुआ होता है कैल्शियम का और फॉस्फोरस कंपाउंड का। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट।
जो दो बोन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से, जिसका नाम है लिगामेंट। दो बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। मतलब जो दो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से तभी जुड़ी होंगी जब उसपे अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होगा। लिगामेंट मतलब दो हड्डियों को एक अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है, जिसका नाम है लिगामेंट। दो हड्डियों को, दो हड्डियां एक में जुड़ी हुई होती हैं लिगामेंट के द्वारा। और जो ये लिगामेंट है ये बहुत ही इलास्टिक होता है, इसके अंदर थोड़ी मोटी स्ट्रेंथ भी होती है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन विद बोन। तो ये लिगामेंट है, इसके अंदर बहुत थोड़ा सा ही मैट्रिक्स होता है और ये एक बोन को दूसरी बोन हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन विद बोन। ये बोन को बोन से ही कनेक्ट करता है। टेंडन कनेक्ट बोन विद मसल। जो टेंडन है वो कनेक्ट करती है बोन को मसल से। अभी हमने पढ़ा लीगामेंट। लीगामेंट क्या करता है? लीगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, लेकिन जो टेंडन है वो भी एक अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और वो बोन्स को मसल से जोड़ता है। टेंडन कनेक्ट बोन्स टू मसल्स एंड इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये एक दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन, जो टेंडन है वो फाइब्रस टिश्यू होता है। वो टेंडन है वो फाइबर वाला टिश्यू होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती है, ये मुड़ता नहीं है जल्दी। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल। जो दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है इसका नाम है कार्टिलेज। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज। जो इसका मैट्रिक्स है उसका मैट्रिक्स सॉलिड है और वो बना होता है प्रोटीन एंड शुगर एंड कार्ब। जो सॉलिड मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है ना, जो कार्टिलेज का, वो सॉलिड होता है और ये प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है। कार्टिलेज स्मूथन द बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन नोज। जो कार्टिलेज है वो स्मूथ करता है बोन के सरफेस को। मतलब जो बोन्स का सरफेस है ना, उन जहाँ पे बोन जुड़ी हुई होते हैं किसी भी, जैसे दो बोन से जुड़ी हुई होते हैं, तो उनके सरफेस को ये स्मूथ बना देता है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? नोज में, ईयर्स में, ट्रैकियाज में और लार्नेक्स में। वी कैन फोल्ड लार्नेक्स ऑफ ईयर्स। ईयर्स यहाँ पे YEARS नहीं है, यहाँ पे EARS। ईयर्स मतलब यहाँ पे कान है, बट वी कैन नॉट फोल्ड द बोन्स ऑफ द आर्म्स। जो कार्टिलेज है ये स्मूथ कर देता है बोन के सरफेस को ज्वाइंट से। मतलब जहां पे भी ज्वाइंट होता है, जोड़ होता है बोन्स का, उनके सरफेस को ये स्मूथ कर देता है। और ये ईयर, नोज और ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। Areolar connective tissue is found between the skin and muscle, around blood vessels and nerves, and in bone marrow. It fills the space inside the organ. जो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। जो ये हमारे अंगों के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में जितनी भी खाली जगह होती है उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही भरता है। और ये सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को एंड उनको, उनके टिश्यू को रिपेयर होने में मदद करता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और ये ऑर्गन्स की स्पेस को फिल करता है। ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट भी करता है और टिश्यू को रिपेयर भी करता है। जो फैट है आर स्टोर इन एडिपोज टिश्यू एंड इज फाइंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। जो फैट है, चर्बी होती है जो हमारी, वो एक अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में, मतलब अलग टाइप के टिश्यू में स्टोर होती है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू। और ये फाइन पाए जाते हैं बिलो स्किन और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। ये भी स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू। और ये फूड फैट को स्टोर करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ। अब हम पढ़ने वाले हैं अलग टाइप के टिश्यू का जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू, जो बना होता है इलोंगेटेड सेल जिसका नाम है मस्कुलर मसल फाइबर। जो ये मस्कुलर टिश्यू है ये अलग टाइप के सेल से बना होता है जिसका नाम है मसल फाइबर। दिस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये जो टिश्यू है ये हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल मसल प्रोटीन। जो मसल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जो सिकुड़ जाता है और रिलैक्स और फैल जाता है मूवमेंट करने के लिए। मतलब कि क्या कह रहा है ये कि मस्कुलर टिश्यू बने होते हैं इलांगेटेड सेल्स के जिसका नाम है मस्कुलर मसल फाइबर। और ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए इन हमारी बॉडी। ये हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन। मसल के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है
जो सिकुड़ता है और फैल जाता है मूवमेंट करने के लिए, मतलब जब ये प्रोटीन सिकुड़ता है और फैलता है, इसी के कारण हमारे अंदर मूवमेंट होती है। वी कैन मूव सम मसल बाय कॉन्शियस विल। हम अपने कुछ मसल्स को तो हम अपनी इच्छा से हिला पाते हैं, जैसे कि हम जो हमारी लिम्स में प्रेजेंट होती है मसल्स, व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप देम वी डू सो डिसाइड। मतलब जो ये हमारे अंदर कुछ कुछ मसल्स होती हैं, हम उनको अपने इच्छाओं से हिला सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स, जो हमारे लिम्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। जब हम चाहे हिलना तो वो हिलती हैं, और जब हम रोकना चाहते हैं तो हम रोकते हैं, रुक जाती हैं। और ऐसी ही मसल्स को हम वोलेंट्री मसल भी कहते हैं। जैसे हमारे लेग्स हैं, पैर हैं हमारे, जब हम चाहते हैं तब वो चलने लग जाते हैं, और जब हम अब हम जैसे हमें दौड़ना होता है तो हम चाहते हैं कि हम दौड़े, तब हम दौड़ते हैं। और जब हम हमारा मन करता है कि अब हम थक गए, हम रुक जाते हैं, तब ये रुक जाते हैं। और ऐसे मसल को जो हमारी इच्छा से काम करते हैं उसको हम वॉलेंट्री मसल कहते हैं। दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। और जो ये वॉलेंट्री मसल होते हैं, इनको हम ज्यादातर स्केलेटल मसल कहते हैं। जो ये वॉलेंट्री मसल होते हैं जो हमारी इच्छा से मूव करते हैं, इनको हम ज्यादातर स्केलेटल मसल कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर बोन से अटैच होते हैं, हड्डियों से अटैच होते हैं, इसलिए इनका नाम स्केलेटल मसल होता है। These muscles show alternate light and dark bands of striation when strained appropriately. As a result, they are also called attribute muscle. जो ये मसल्स हैं, इनके अंदर डार्क बैंड, जब हम इनको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो इनके अंदर लाइट सी दिखती है, और डार्क बैंड बैंड इनका थोड़े एक अंधेरा सा दिखाई देता है। मतलब स्ट्रिप पड़ी होती है, धारी पड़ी होती है, अंधेरे अंधेरे की डार्क डार्क स्ट्रिप पड़ी होती है, इसलिए इसको हम एट्रीब्यूटेड मसल्स भी कहते हैं। The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. जो सेल्स होते हैं, मतलब मसल सेल्स के जो ये होते हैं, ये इनके सेल्स जो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब सिलेंडर टाइप होते हैं, और ये अनब्रांच होते हैं, और इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब कि इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड और कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of blood vessel are involuntary movements. We cannot them really start them or stop them simply by wanting to do so. मतलब जो अभी तो हमने पढ़ा वॉलेंट्री मतलब जो हम अपनी इच्छाओं से कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपनी इच्छाओं से नहीं कर पाते। मतलब कि जैसे अब हमारी आईब्रो है, अब हम इसको अपनी मर्जी से खोल थोड़ा ना सकते हैं। मतलब कि जैसे हमारी मूवमेंट है ब्लड की, ब्लड है वो हमारे वेसल्स में मूव करता रहता है। अब हम ये जब चाहते हैं, हम सोचते हैं कि अभी हमारा ब्लड रुक जाए, तब हम रुकता है क्या? नहीं रुकता। और जब हम ऐसा तो होता नहीं है कि जब हम चाहे रुक जाता है, और जब हम चाहते हैं कि चल तो चलता है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। वो रेगुलर भी चलता रहता है, वो अपनी मर्जी से चलता रहता है, हमारी मर्जी से तो नहीं चलता। तो ये वॉलेंट्री मसल्स नहीं होती। वी कैन नॉट ब्लड वेसल आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वी कैन नॉट देम रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम जैसा कि हम चाहते हैं। स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच मूवमेंट। और जो मसल्स मतलब जो ये मूवमेंट है ब्लड वेसल्स की, तो इन्हीं को इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। और जो इनकी मूवमेंट है ना, इनको हम कंट्रोल नहीं करते, इनको स्मूथ मसल या फिर इनवॉलेंट्री मसल ही कंट्रोल करती है। इन जैसे ब्लड है जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब जो हमारी हमारी विल से काम नहीं करती, हमारी इच्छा से काम नहीं करती, उनको वो किसके कहने पर काम करते हैं, मतलब वो एक उनकी मूवमेंट को स्मूथ मसल या फिर इनवॉलेंट्री मसल ही कंट्रोल करता है। द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। जो हमारे दिल की मसल्स होती हैं, ये लगातार धड़कती रहती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं पूरे जीवन भर। दीज इनवॉलेंट्री मसल आर कॉल्ड कार्डियक मसल। जो हमारे दिल की मसल्स होती हैं, जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं, वो पूरे जीवन भर काम करते रहते हैं, मतलब जीवन भर धड़कते रहते हैं। और ऐसे इनवॉलेंट्री मसल्स को कार्डियक मसल कहते हैं। कार्डियक मतलब होता है दिल, और दिल वाली मसल इसलिए हम कहते हैं इनको कार्डियक मसल। ऑल सेल possesses the ability to stimulate. However, cells of nerve tissue are highly HIGHY होता है specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another place. स्टूली होता है, मतलब कि जैसे अगर हमारे पैर में कांटा चुभ गया, हमारे पैर में कांटा चुभा, तो हमारे अंदर एक
नर्व सेल ही होता है जो सबसे तेज ऐसी चीजों पे रिएक्ट करता है। मतलब अब वही हमारे इस मैसेज को बोन तक, मतलब हमारे ब्रेन तक ले जाता है। स्टिमुली नर्व सेल ही हमारे ब्रेन को तक हमारे मैसेज पहुंचाता है कि हमारे साथ कुछ दुर्घटना हुई है। ये स्टिमुली पे तुरंत रिएक्ट कर देता है वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बॉडी। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल, नर्व्स आर ऑल composed of nerve tissue. All cell possesses the ability to stimulate, सभी सेल्स पोजेसिस करती हैं एबिलिटी टू स्टिमुली की एबिलिटी को पोजेसिस करती हैं। However, cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated. अगर आपको स्टिमुली समझ नहीं आ रहा तो मैंने एक वीडियो बना रखी है स्टिमुली पे, आप चाहें तो उसको जाकर वहां पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। However, cells of nervous tissue, जो ये नर्व टिश्यू के सेल होते हैं, ये स्टिमुलेटेड के लिए बहुत ही ज्यादा होते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छे से फंक्शन करते हैं स्टिमुलेटेड के लिए, और ये बहुत तेजी से स्टिमुलस को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो नर्व सेल्स हैं, नर्व टिश्यू, ये एक स्टिमुलस है, ये मैसेज को बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व है, ये सभी नर्व टिश्यू से ही बने हुए होते हैं। टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। जो ये नर्वस टिश्यू है, ये नर्व टिश्यू है, ये एक नर्व सेल से बना हुआ होता है जिसका नाम है न्यूरॉन। ये जो टिश्यू है, ये अलग टाइप के सेल से बने होते हैं जिसका नाम है नर्व सेल और न्यूरॉन। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विथ which long thin hair like parts arise. Each neuron has a single long part called axon and many short branch parts called dendrites. The cell of this tissue are called nerves and neurons. A neuron consists of cell body. जो एक न्यूरॉन है वो बना हुआ होता है सेल बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज, जिसमें कि लंबे लंबे हेयर जैसे पार्ट भी अराइज हो रहे होते हैं। न्यूरॉन में लंबे लंबे हेयर लाइक पार्ट्स भी अराइज होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सन। हर एक न्यूरॉन में, ईच न्यूरॉन के अंदर एक सिंगल लंबा पार्ट होता है जिसको एक्सन कहते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स भी होते हैं जिसको डेंड्राइट कहते हैं। मतलब न्यूरॉन में जो लंबे लंबे पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग पार्ट्स होते हैं, उनको एक्सन कहते हैं, और जो छोटे छोटे ब्रांच की तरह पार्ट होते हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये हर न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं, ये हर न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू ए मीटर लॉन्ग। जो ये एक इंडिविजुअल नर्व सेल है, ये लगभग 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू ए मीटर लॉन्ग। ये एक नर्व सेल है ना, ये 1 मीटर लंबा हो सकता है, और ये सबसे लंबे सेल माने जाते हैं। हमारी बॉडी के सबसे लंबे सेल नर्व सेल ही होते हैं, क्योंकि ये 1 मीटर लंबा होता है। द सिग्नल दैट पासिस along the nerve fiber is called nerve impulse। मतलब जो सिग्नल जो पास होता है नर्व फाइबर के द्वारा, मतलब जो नर्व सिग्नल ले जाता है, उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट। मतलब जब हमें जैसे चलना होता है तो हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल जाता है ना, उसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, और इसी नर्व इम्पल्स के कारण हम अपनी मसल्स को हिला पाते हैं। इन्हीं मसल्स के द्वारा हम अपने नर्व इम्पल्सिस को हिला पाते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग। ये एक इंडिविजुअल सेल है, लगभग 1 मीटर लंबा हो सकता है। द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर, मतलब जो नर्व फाइबर या नर्व के द्वारा जो सिग्नल जाया जाता है, मतलब हमारी नर्व भी है कि हमें हमारे ब्रेन तक नर्व भी हमारे मैसेज पहुंचाती है कि अब हमें क्या करना है। जैसे हमें हमारे हाथ, हमें हम चाहते हैं कि हमारा हाथ मूव करे, तो हमारा नर्व भी है जो हमारे बोन तक ये मैसेज ले जाता है कि हमारे हाथ को मूव करना है। और इसी मैसेज को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव। नर्व इम्पल्स ही मदद करते हैं हमारे मसल्स को मूव करने में जब हम चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।